तो कल हमने रिक्लामेशन पढ़ा था, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस कर नहीं पाए थे। और कल और हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था डेवलपमेंट बोल रहा हूँ, डेवलप्ड पिलर एक्सट्रैक्शन बाय ओपन कास्ट माइनिंग मेथड। ठीक है, डेवलप्ड पिलर को हमने एक्सट्रैक्ट किया था ओपन कास्ट माइनिंग मेथड से। ठीक है, और रिक्लामेशन और उसका क्वेश्चन भी कर लिया था, लेकिन रिक्लामेशन का क्वेश्चन कर नहीं पाए थे। आज रिक्लामेशन का क्वेश्चन भी कर लेंगे, प्लस मिसलिनियस भी देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जो आप लोग का डाउट्स वगैरह होगा उससे भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि रिक्लामेशन एज पर CMR 2017। ठीक है, CMR 2017 के हिसाब से बोल रहा है, NCL MS 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो रिक्लामेशन एज पर CMR 2017 माइनिंग सरदार का क्वेश्चन है ये। ठीक है, माइनिंग सरदार का क्वेश्चन है क्या? रिक्लामेशन एज पर कोल माइंस रेगुलेशन 2017 मीन्स। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि रिक्लामेशन का मतलब डिफिनेशन पूछ रहा है सीधा सीधी। ठीक है, CMR 2017 के अकॉर्डिंगली पूछ रहा है, क्योंकि ऐसे रिक्लामेशन अगर रहता तो सिंपली हम क्या बोलते हैं, फिलिंग ऑफ वॉइड भी बोल देते हैं हम कभी कभी। ठीक है, रिक्लामेशन बाय बैक फिलिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल भी बोलते हैं, डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों तो रिक्लामेशन बाय बैक फिलिंग ये भी बोल सकते थे, फिलिंग ऑफ वॉइड भी बोल सकते थे, लेकिन यहाँ लगा दिया है एज पर रेगुलेशन 2017। ठीक है, एज पर रेगुलेशन 2017। अब जिसको डिफिनेशन सही से पता नहीं होगा वो गड़बड़ हो जाएगा। आंसर है डी, डिक्लेम बाय बैक फिलिंग और एनी अदर मीन्स। ठीक है, एकदम सेम टू सेम, कुछ भी चेंजेस किया नहीं गया है। ठीक है, किसी ना कोई ऑप्शन के साथ हमने छिड़कानी की है, कुछ नहीं, जैसा था वैसा ही आपके सामने पेश कर दिया। ये NCL 2020 का क्वेश्चन है माइनिंग सरदार। ऐसा हम लोग क्वेश्चन बनाते तो बोलते क्या सर क्या क्वेश्चन बना रहा है, लेकिन ये कंपनी के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको रेगुलेशन पढ़ना जरूरी है। ठीक है, CMR में रेगुलेशन कहाँ आपको मिलेगा? वो आपको मिलेगा रेगुलेशन नंबर 2 में मिलेगा। ठीक है, डिफिनेशन है, ध्यान से पढ़िएगा उसे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। रिक्लामेशन एज पर CMR 2017 का मतलब क्या है कि रिक्लेम्ड बाय बैक फिलिंग और एनी अदर मीन्स, एज इट इज जैसा वो लिखा हुआ था वही चीज यहाँ उठा के लिख दिया गया है। ठीक, अब यहाँ नेक्स्ट है कि नॉर्मली क्वेश्चन अगर आता है आपका, ठीक है, फिलिंग अप ऑफ द वॉइड इन एन ओपन कास्ट माइन इज नोन एज। ठीक है, फिलिंग अप ऑफ द वॉइड इन एन ओपन कास्ट माइन इज नोन एज, तो इसमें तो सीधा सीधी हो जाएगा रिक्लामेशन। ठीक है, तो सब कुछ ही देखना है आपको, कोई ऑप्शंस देखना है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, वहाँ CMR 2017 लिखा हुआ है तो उस हिसाब से हम डिफिनेशंस में चले जाएंगे। तो दिमाग को थोड़ा सा अलर्ट रखना है। ठीक है, थोड़ा अच्छी तरीके से हर चीज हर तरफ से सोचना है हमें। और क्वेश्चंस भी आपको हर तरह की क्वेश्चंस है इसमें। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से सोच के अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कल हमने पढ़ा था इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, कल अच्छी तरीके से पढ़ा था इसे हमने। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है जब हम माइनिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, जब हम माइनिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, माइनिंग से जुड़े हुए हैं, हम लोग करते जा रहे हैं काम हम, तो उससे क्या इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है उसका हम असेसमेंट करते हैं, उसे नोट डाउन करते हैं। ठीक है, उसका रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, उसका रिकॉर्ड रखते हैं। कब रखते हैं? एट द टाइम ऑफ माइनिंग। तो इसका आंसर एट द टाइम ऑफ माइनिंग होता है। ठीक है, जब हम लोग कर रहे होते हैं काम माइनिंग का, उस समय ही इम्पैक्ट क्या क्या पड़ रहा है ये हम लोग देखते हैं। उसके बाद क्या होता है कि फिर हम लोग क्या इंप्लीमेंट करते हैं, EMP करते हैं, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, अकॉर्डिंग टू EIA से पता हुआ होता है हमें कि ये इम्पैक्ट पड़ा था, धीरे धीरे डिप्लीशन हुआ था। ठीक है, इन्वायरमेंट धीरे धीरे कैसे कैसे डिग्रेड हुआ, जैसे जैसे माइनिंग की तरफ हम बढ़ते गए। ठीक है, हमारा जो इन्वायरमेंट कैसे कैसे डिग्रेड होता चला गया, वो EIA बताता है। तो फिर EIA के आधार पर EMP बनता है। ठीक है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, कि जैसा था वैसा फिर से किया जाए। ठीक है, जैसा था वैसा फिर से किया जाए, जैसे कि पहले वहाँ कौन सी वेजिटेशंस लगी हुई थी। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से थे वहाँ पे। ठीक है, वही वही चीज़ को फिर से वहाँ पर लाया जाना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द हमारा इन्वायरमेंट रिक्लेम हो जाए। ठीक है, तो यही वाला काम हम करते हैं। ठीक है, तो EIA के अनुसार EMP का इम्प्लीमेंटेशन होता है, और फिर एज अर्ली एज पॉसिबल हम इन्वायरमेंट को रिक्लेम करते हैं। ठीक है,
तो पूछा गया था यहाँ पर कि EIA कब इम्प्लीमेंट होती है, तो एट द टाइम ऑफ माइनिंग। ठीक है, जब हम लोग माइनिंग कर रहे होते हैं तभी हम लोग इन्वायरमेंट पर जो इम्पैक्ट पड़ता है उसका असेसमेंट करते हैं। ठीक है, तो ईएमपी से रिलेटेड क्या क्या है देखते हैं। ईएमपी से रिलेटेड है कि रिक्लामेशन ऑफ लैंड एंड रीजनरेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। ठीक है, तो रिक्लामेशन ऑफ लैंड, लैंड का भी रिक्लामेशन करेंगे। ठीक है, डिफरेंट प्रोसेसेस, जैसे कल हम लोग देख रहे थे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस थी ढेर सारी। ठीक है, रेरिफिकेशन थी, एमेलोरिएशन थी। ठीक है, उसके बाद क्या थी, हमारा था फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के द्वारा। ठीक है, माइक्रो बायोटा हम मैन्यूर यूज कर रहे थे, दैट इज काउडंग का यूज कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा था, अर्थवॉर्म वगैरह जनरेट हो रहा था जो कि सॉइल को फर्टाइल बना रहा था। ठीक है, लास्टली हम लोग प्लांटेशन वगैरह करते हैं। ठीक है, तो रिक्लामेशन ऑफ लैंड फर्स्ट होती है। ठीक है, उसके बाद रीजनरेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। ठीक है, रिक्लाम हम लैंड को पहले रिक्लेम करते हैं, उसके बाद रीजनरेट करते हैं उस पर प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल्स वगैरह जो कुछ भी उस पर आते हैं। ठीक है, बी में क्या है, बी में कंट्रोल पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। ठीक है, तो EIE के आधार पर जो जो कुछ हुआ होता है, जैसे वाटर में पॉल्यूशन हुआ, लैंड में पॉल्यूशन हुआ, सॉइल पॉल्यूशन हुआ, जो कुछ भी हुआ उसे हम फिर कंट्रोल करते हैं। और रीजनरेशन ऑफ लोअरिंग वाटर टेबल। ठीक है, जो हमने वाटर टेबल को गिरा दिया था, डाउन कर दिया था, तो उसमें रीजनरेशन होता है। ठीक है, जब हम पेड़ पेड़ वगैरह लगाएंगे तो वो अपने आप फिर वाटर टेबल हमारा मतलब कि बढ़ना शुरू हो जाता है। और जो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, जैसे NCL वगैरह में जाइएगा तो क्या है, वहाँ पर ओपन कास्ट माइन बहुत धड़ल्ले से चलती है और बहुत वास्ट अमाउंट पे चलती है, तो वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा राइज होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिस्क ऑफ एम्बियंट, राइज इन एम्बियंट टेम्परेचर। ठीक है, तो वो जो टेम्परेचर राइज हो जाता है उसे भी कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, और वो यही सब मेथड को हम लोग जब रिक्लामेशन का जो मेथड्स को हम अप्लाई करेंगे तो भी कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, तो EMP में सारे ही सही है। ठीक है, कि रिक्लामेशन सब माइनिंग के बाद ही हो रहा है। देख रहे जितना भी टर्म यूज हो रहा है, कंट्रोल पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, रीजनरेशन ऑफ लोअरिंग वाटर ड्यू टू माइनिंग एंड ऑल्सो रिस्क ऑफ एम्बियंट टेम्परेचर, ये सब माइनिंग के बाद ही है रिक्लामेशन। ठीक है, तो ये EMP इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान सारे ही चीज़ों को इंक्लूड करता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस हो चुका था पहले कि वर्क इज अफेक्टेड बाय वेदर, लैंड डिग्रेडेशन, डिफोरेस्टेशन, पॉल्यूशन, वाटर, लैंड, एयर नॉइज, ऑल द अबव करेक्ट, डिस्कस हो चुका है इसको, ये वाला क्वेश्चन पहले भी। गो फिर इन ओपन कास्ट वर्किंग, ये भी डिस्कस हो गया था। ऑल एक्सट्रैक्टेड, इसका कोई भी कंसेप्ट नहीं है इसमें। ठीक है, गो फिर कंसेप्ट अंडरग्राउंड माइनिंग में है, ओपन कास्ट में कोई इसका कंसेप्ट नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक, ये सब भी डिस्कस हो चुका था। ड्रेजिंग भी हुआ था, प्लेसर डिपोजिट भी हुआ था, वेटिंग एजेंट नहीं हुआ था। ठीक है, वेटिंग एजेंट क्या होता है, ठीक है, वेटिंग एजेंट क्या होता है, वेटिंग एजेंट होता है जैसे कि वाटर टैंकर होता है। ठीक है, वाटर टैंकर होता है ओपन कास्ट माइंस में, हॉल रोड हो गया या फिर फेस में, बेंच में, पानी जाके वहाँ पे स्प्रे करते हैं। ठीक है, पानी स्प्रे करते हैं ताकि डस्ट का जनरेशन ज़्यादा ना हो, कम से कम हो सके डस्ट का जनरेशन को। ठीक है, तो हम लोग तो क्या किया था, वेटिंग एजेंट को मिलाया जाता है पानी में। ठीक है, वेटिंग एजेंट को क्या किया जाता है, पानी में मिलाया जाता है ताकि वो ज़्यादा देर तक रोड को भिगा के रखे। ठीक है, वो ज़्यादा देर तक रोड को या फिर फेस को भिगा के रखे ताकि जो जनरेशन हो डस्ट का वो कम से कम हो। ठीक है, समझ गए इसका कंसेप्ट। अब अब क्या क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर आपका कैल्सोलिन ऑयल यूज़ होता है, सेल नॉन आयोनिक डिटर्जेंट यूज़ होता है। ठीक है, कोल सेट एंड कोल सेट X5 यूज़ होता है, पल्वर बॉन्ड यूज़ होता है। ठीक है, डस्ट बॉन्ड यूज़ होता है, डस्ट सेटिंग आयोनाइजर यूज़ होता है। ठीक है, फॉर अंडरग्राउंड जनरली, अंडरग्राउंड के लिए क्या यूज़ होता है, डस्ट सेटिंग आयोनाइजर। ठीक है, अब बाकी इन सबको हम ओपन कास्ट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वेटिंग एजेंट का क्या होता है मतलब समझ गए। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वेयर वेब पिलर इज लेफ्ट। ठीक है, वेब पिलर कहाँ पे छोड़ते हैं। तो ये हाइवल माइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाइवल माइनिंग हम मशीनरी में देखेंगे। ठीक है, हाइवल माइनिंग हम मशीनरी में देखेंगे, जब हाइवल जो एक इक्विपमेंट है उसे हम डिस्कस कर रहे होंगे तो हाइवल माइनिंग हम देख लेंगे। ठीक है, तो वेब पिलर हम वहीं पर छोड़ते हैं।
ठीक है, तो वेब पिलर का कंसेप्ट याद रखिए कि वेब पिलर का कंसेप्ट हाई वॉल माइनिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्या है, रेगुलेशन 131 सब रेगुलेशन 1 से क्वेश्चन है। अभी क्या क्वेश्चन आ गया, एक सेकंड रुकिएगा, क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये ये है कि सेफ्टी बेल्ट इज प्रोवाइडेड व्हेन देयर इज डेंजर ऑफ फॉल फ्रॉम ए हाइट ग्रेटर देन, कितना से हम हमें गिरने का खतरा रहेगा तब हम सेफ्टी बेल्ट का यूज हम करेंगे। ठीक है, कोई कहाँ से क्वेश्चन है, रेगुलेशन 131 से क्वेश्चन है। लगातार से ज्वाइन करते जा रहे हैं, सबको पता नहीं था, लग रहा 5:20 हो गया, अभी भी आ रहा है। कल तो अनाउंसमेंट कर दी गई थी। ठीक है, तो सेफ्टी बेल्ट क्या होता है, सेफ्टी बेल्ट आप लोगों को पता होगा, वो नॉर्मल बेल्ट नहीं होता है। ठीक है, जो कंधा में बांध के हम लोग चलते हैं वो वाला बेल्ट नहीं होता है। ठीक है, लाइफ लाइन भी बोलते हैं इसे हम लोग। ठीक है, ठीक है, इसे लाइफ लाइन भी बोलते हैं। ये कैसा होता है थोड़ा सा देखिए, ये आर्म का जरिए ऐसे करके लपेटा होता है, पूरा पूरा बॉडी को ही पकड़ा हुआ होता है, पीछे से हुक जैसा लगा हुआ होता है। ठीक है, ये आपको पकड़ के रखता है, बाइंड करके रखता है। ठीक है, लाइफ लाइन, नेट में मारिएगा सच, कुछ ना कुछ क्वेश्चन मतलब इस पर फिगर को मिलेगा। ठीक है, लाइफ लाइन, लाइफ लाइन भी बोलते हैं इसे, या फिर सेफ्टी बेल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कमर वाला बेल्ट नहीं समझिएगा, जो कमर में जो बत्ती लटकाने के लिए यूज हम लोग करते हैं वो नहीं है। ठीक है, तो ये सेफ्टी बेल्ट है, जब हाइट पर काम करते हैं तो हम सेफ्टी बेल्ट का यूज करते हैं। ठीक है, सेफ्टी बेल्ट इज प्रोवाइडेड व्हेन देयर इज डेंजर ऑफ फॉल फ्रॉम ए हाइट ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये रेगुलेशन का क्वेश्चन है कि 1.8 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर अगर हम काम हम कर रहे होंगे तो उस समय हम सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करेंगे, ताकि कोई भी एक्सीडेंट अगर हो जाए हाइट पर तो उसको टाला मतलब ना हो, उसे टाला जा सके। ठीक है, और नीचे क्या लिखी हुई है पॉइंट में, लेज और फुटपाथ लेस देन 1.5 मीटर विड्थ, नो वर्क और ट्रैवल व्हेन देयर इज डेंजर ऑफ फॉल। ठीक है, तो पूरा पूरा ये बोल रहा है रेगुलेशन कि कोई लेज है, लेज मतलब क्या होता है, पतला सा आरी। ठीक है, पतला सा रास्ता हो गया। ठीक है, पतला सा रास्ता हो गया जिसका विड्थ 1.5 मीटर से कम है। ठीक है, जिसका विड्थ जो है वो 1.5 मीटर से कम है, और वहां पर 1.5, ठीक है, वहां पर 1.8 मीटर से ज्यादा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, मोर देन 1.8, यहाँ देखिए हाइट ग्रेटर देन लिखा हुआ। ठीक है, हाइट ग्रेटर देन है। ठीक है, तो 1.8 मीटर से मोर देन, ठीक है, हाइट है और वहां से हमें गिरने का खतरा है अगर। ठीक है, और रास्ता जो जिस पर हम चल रहे हैं, जो आरी है या फिर लेज जो है, उसका जो विड्थ है वो 1.5 मीटर से कम है। ठीक है, और वैसा कंडीशन में हमें खतरा है गिरने का, तो हम क्या करेंगे उस समय, सेफ्टी बेल्ट का यूज करेंगे। ठीक है, पूरा पूरा ये वाला क्वेश्चन था। ये रेगुलेशन नंबर 131 है, रेफरेंस दे दी गई है, सारे ही क्वेश्चंस का रेफरेंस दे दिए गए हैं आप लोग को, जो कल पीडीएफ प्रोवाइड करवाई गई थी। तो आप लोग अकॉर्डिंगली जहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं क्वेश्चंस को, वहाँ से आप पढ़िए और फिर वहाँ जाकर रेगुलेशंस को अच्छी तरीके से पढ़िए, समझिए उसे। ठीक है, इसी के लिए आपको रेगुलेशन सारे ही रेफरेंसेस, मैक्सिमम क्वेश्चंस के रेफरेंसेस, जो जो स्टेचुटरी क्वेश्चंस थी उन सब के रेफरेंसेस दे दी गई है। साइड बुक्स वाली जो क्वेश्चंस है उसके उसके रेफरेंसेस दी नहीं गई है आपको। ठीक है, और सिस्टमेटिक मैनर में दे दी गई है, सब सब टॉपिक वाइज दे दी गई है क्वेश्चन। ठीक है, ये अभी हम मिसलेनियस कर रहे हैं। तो सपोज ए मेजरमेंट पर्पज इन situ पिलर which has a height of 2 मीटर, then what would be its base diameter। ठीक है, ये भी आपका रेगुलेशन 105 से रिलेटेड है। ठीक है, रेगुलेशन 105 से रिलेटेड है, बोल रहा है इन situ पिलर मेजरमेंट पर्पज से एक इन situ पिलर छोड़ दिया गया। ठीक है, मेजरमेंट पर्पज से एक इन situ पिलर छोड़ दिया गया, जिसका हाइट है 2 मीटर। ठीक है, जिसका हाइट है 2 मीटर, मतलब कि मेजरमेंट पर्पज है, जैसे सीम सीम हो गया या फिर उसका है ना मेजरमेंट के लिए छोड़ दिया गया, एक इंसिटू पिलर छोड़ दिया। इंसिटू मतलब इसे टच नहीं किया गया, ब्लास्टिंग वगैरह कुछ नहीं किया, इसी तरह छोड़ दिया गया, जिसका हाइट कितना दे दिया है, इसका हाइट दे दिया है आपको 2 मीटर का दे दिया हाइट। ठीक है, 2 मीटर का हाइट दे दिया है, हाइट दे दिया है 2 मीटर का, तो पूछ रहा है कि बेस डायमीटर उसका क्या होगा। ठीक है, तो पूरा पूरी जो इसका रेगुलेशंस है वो बोलता है कि इसका हाइट 2.5 मीटर से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। ठीक है, जिसका हाइट रहेगा, जो इंसिटू पिलर का जो हाइट हम छोड़ेंगे मेजरमेंट पर्पज के लिए, ठीक है, मेजरमेंट पर्पज के लिए कि इसका कितना मेजरमेंट क्या है, तो वो 2.5 मीटर से हाइट इंक्रीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब भी उसका हाइट 1.25 मीटर से इंक्रीज होगा, ठीक है, ये जो 2.5 मैक्सिमम हाइट है, रेगुलेशन बता रहा हूँ आपको, 2.5 मीटर का मैक्सिमम हाइट है, इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा।
ठीक है। लेकिन जब भी 1.25 मीटर से हाइट इंक्रीज करती है उस मेजरमेंट पर्पज से छोड़ी गई इंस्टीट्यूट पिलर की, तब जो उसका बेस का जो डाया होगा, ठीक है, बेस का जो डाया होगा उसका वो 1.5 मीटर से कम नहीं होगा, वो 1.5 मीटर से कम नहीं होगा। ठीक है, तो रेगुलेशन 105 में आप इसको पढ़िएगा, वहां पर अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि जो मेजरमेंट पर्पज इंस्टीट्यूट पिलर है उसका हाइट 2.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर 1.25 मीटर से उसका हाइट हम ज़्यादा करते हैं तो उसका जो बेस डाया होगा वो कितना रखेंगे, 1.5 मीटर से कम नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे एक तो सिचुएशन दे दिया आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको एक सिचुएशन दिया कि हाइट जो है मेजरमेंट पर्पज इंस्टीट्यूट पिलर का उसका दे दिया 2 मीटर, तो पूछ रहा है व्हाट वुड बी इट्स बेस डायामीटर, उसका बेस डायमीटर आप बताइए क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ आपने पढ़ लिया था कि 1.25 मीटर से ज़्यादा अगर होगा तो बेस डाया क्या होगा, 1.5 मीटर से कम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हाइट कितना है, 2 मीटर है, तो 1.5 मीटर से कम नहीं होगा तो 1.5 मीटर हो सकता है। ठीक है, और 2 मीटर भी लिखा हुआ है तो दोनों ही हो सकता है फिर, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट रिगार्डिंग दिस स्टेटमेंट। ठीक, आराम से जाके रेगुलेशन पढ़िएगा 105, सब रेगुलेशन भी दिया हुआ है, ढूंढने में परेशानी नहीं होगी, कंसेप्ट को अच्छी तरीके से ग्रैब कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ ओपन कास्ट mining, in case of open cast working, mining sardar shall pay attention to the presence of loose stones, material or trees within dash meter of edges। ठीक है, तो जैसे सरफेस हो गया, ठीक है, सरफेस हो गया यहाँ पे, ये माइंस है, ओपन कास्ट माइंस है ये। ठीक है, ये ओपन कास्ट माइंस हो गए, ये डिफरेंट बेंचेस हो गए। ठीक है, ये फर्स्ट बेंच हो गया, ये सेकंड बेंच हो गया, ये थर्ड बेंच हो गया। ठीक है, थर्ड बेंच हो गया, तो बोल रहा है कि इन एन ओपन कास्ट वर्किंग, ठीक है, ओपन कास्ट वर्किंग जहाँ पे चल रहा है, तो माइनिंग सरदार सेल पे अटेंशन टू प्रेजेंस ऑफ लूज स्टोन। ठीक, माइनिंग सरदार अटेंशन पे करेगा लूज स्टोन्स के लिए, मटेरियल और ट्रीज विद इन। सरफेस पे मान लीजिए कि यहाँ लूज स्टोन है या फिर ट्रीज है। ठीक है, ट्रीज है तो 3 मीटर एजे से, किनारे से, ठीक है, 3 मीटर के किनारे से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 3 मीटर किनारे से कोई भी ट्रीज वगैरह नहीं होने चाहिए। लेकिन इसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि सरफेस से, सिर्फ वहां पर लिखा गया है इन केस ऑफ एन ओपन कास्ट वर्किंग माइनिंग सरदार सेल पे अटेंशन टू द प्रेजेंस ऑफ लूज स्टोन मटेरियल और ट्रीज विद इन 3 मीटर ऑफ द एजेस। सिर्फ एजेस का जिक्र किया गया है, तो कहीं भी कोई भी बेंच का एज पर ठीक है या हॉल रोड का एज पर कहीं पर भी अगर ट्रीज वगैरह या फिर लूज स्टोन वगैरह है तो वो उसको अटेंशन पे करेगा। ठीक है, अटेंशन देगा 3 मीटर के अंदर में अगर वो है तो, और वो उसे वहां से हटवाएगा। ठीक है, ये रेगुलेशन 129 का 7 सब रेगुलेशन 7 से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट, ये तो कल ही हो गया था। थिकेस्ट सीम ऑफ कोल, ठीक है, थिकेस्ट सीम ऑफ कोल एनसीएल का क्वेश्चन है और झिंगुर्दा एनसीएल में ही है। ठीक है, ठीक है, थिकेस्ट सीम ऑफ कोल एनसीएल, एनसीएल का क्वेश्चन है ये, जूनियर ओवर में 2018 का, झिंगुर्दा सीम है, थिकेस्ट कोल सीम। गार्लैंड रेन, ठीक है, गार्लैंड रेन कहाँ यूज होती है, गार्लैंड रेन आपके ओपन कास्ट माइंस में यूज होती है। ठीक है, दो टर्म में, एक होता है वाटर गार्लैंड, वाटर गार्लैंड आपका साफ्ट में होता है, एक होता है आपका गार्लैंड रेन जो कि आपका गार्लैंड रेन, ये आपका कहाँ होता है, ये आपका ओपन कास्ट में होता है। गुर्दा था वो इंडिया का थिकेस्ट सीम है, एनसीएल में पाई जाती है शायद, और एनसीएल का क्वेश्चन भी था 2018 का, जूनियर ओवरमैन का। ठीक है, तो वाटर गार्लैंड होता है आपका कहाँ पे, साफ्ट में होता है, और गार्लैंड रेन आपका होता है, तो आपका जो वाटर गार्लैंड है वो आपका हो गया साफ्ट में, और जो गार्लैंड रेन है वो हो गया आपका, गार्लैंड रेन आपका हो गया ओपन कास्ट में, और वाटर गार्लैंड आपका हो गया सॉफ्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, गार्लैंड ड्रेन इज अ वाटर ड्रेनेज। ठीक है, गार्लैंड ड्रेन क्या करता है कि वाटर को ड्रेन आउट करता है। ठीक है, ड्रेनेज ऑफ स्पॉयल पॉट होल, पॉट होल एक सबसिडेंस है। ठीक है, पॉट होल सबसिडेंस है, सबसिडेंस है ये। ठीक है, डैम टू प्रोटेक्ट रेन ये भी नहीं है, ड्रेनेज ऑफ स्पॉयल ये भी नहीं है। ठीक है, वाटर ड्रेनेज होगा एज इट इज क्वेश्चन लिखा गया जैसा जैसा एनसीएल में आया था।
ये लास्ट क्वेश्चन लग रहा। प्रोडक्टिविटी ऑफ हाईली मैकेनाइज्ड कोल माइंस डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, प्रोडक्टिविटी ऑफ हाईली मैकेनाइज्ड कोल माइंस डिपेंड अपॉन क्या है? परसेंटेज अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट। हाँ तो दोनों ही है, ठीक है, मैन पावर भी होना चाहिए और इक्विपमेंट भी होना चाहिए। प्रोडक्टिविटी जहाँ आए समझ लीजिए मैन पावर के बारे में बोल रहा है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी जहाँ आए समझिए मैन पावर है, ठीक है, तो मैन पावर भी होना चाहिए और इक्विपमेंट भी होना चाहिए। ठीक होता है, प्रोडक्शन अलग होता है, प्रोडक्टिविटी अलग होता है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी जहाँ आए समझ लिए मैन पावर के बारे में बोल रहा है, ठीक है, आसान भाषा में समझने के लिए। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद खत्म। तो सारे ही क्वेश्चंस का डिस्कशन हमने अच्छी तरीके से कर लिया है, ठीक है, मिसलिनियस क्वेश्चंस भी, और जितने भी क्वेश्चन थे सारे ही देख लिए हमने, ठीक है। एक्सटर्नल बॉक्स कट, एक्सटर्नल बॉक्स कट का है कंडीशन कि क्वेश्चन है कि एक्सटर्नल बॉक्स कट कहाँ पे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल बॉक्स कट हम लोग तब करते हैं जब हमारा जो ओर डिपॉजिट होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्टीपर है, ठीक है, स्टीपर है। तो स्टीपर है तो क्या चाहिए हमें, स्टीपर है तो हमें क्या करना होगा कि इसे हम अपेरेंट डायरेक्शन में चलाते हैं, ठीक है। एक तो होता है हमारा जिसे, ये हमारा हो गया ट्रू डीप, ठीक है, ये हो गया अपेरेंट डीप। जितनी भी डायरेक्शंस होंगे इधर, जितने भी अपेरेंट, सारे ही अपेरेंट हो जाएंगे, ट्रू ट्रू को जितना भी छोड़ दो तो अपेरेंट डीप हो गया सब, ठीक है। ये अपेरेंट डीप हो गया, ये हमारा कौन सा हो गया, ट्रू डीप, टी डी, ट्रू डीप, और बाकी जितने हो गए अपेरेंट डीप, ठीक है, अपेरेंट डीप। और ये वाला डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया स्ट्राइक, ठीक है, ये हो गया स्ट्राइक, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसे फिर स्ट्राइक डायरेक्शन में चलाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ये स्टीपर है इधर में, तो स्ट्राइक डायरेक्शन में चलाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम इसे क्या करते हैं कि मिनरलाइज्ड जोन जो होता है उसका बाहर हम लोग रखते हैं, ठीक है। जो हमारा जो बॉक्स कट होता है जहाँ हम प्लेसमेंट करते हैं अपना एक्सटर्नल बॉक्स कट का, उसको हम क्या क्या करते हैं कि अपना जो मिनरलाइज जोन होता है उससे भी दूर ले जाके हम करते हैं, ताकि हम वहां से जब आए, ठीक है, वहां से जब आए, जैसे कि हॉल रोड में क्या होता है कि हॉल रोड में ज़्यादा स्टीप अगर हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि स्पायरल स्पायरल घुमा घुमा के लेके आते हैं, ताकि हमारा जो ग्रेडियंट है वो हमें मेंटेन हो जाए, ठीक है, वो वाला ग्रेडियंट जो 1/16 का ग्रेडियंट जो हमारा स्टेचुटरी वाला ग्रेडियंट है वो हमें मेंटेन हो जाए। तो वो मेंटेन कैसे होगा, ठीक है, वो हमारा मेंटेन ऐसे होगा, दूर रास्ता से लेके आएंगे तो मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर ये वाला जो हमारा क्वेरी है, ठीक है, ये क्वेरी अगर मान लीजिए कि 60 मीटर का है, ठीक है, 60 मीटर का है, तो 60 मीटर का है तो हम क्या समझें इससे कि 60 मीटर का है तो इंटू 16 कर दीजिए, ठीक है। ये पूरा पूरा पूरी सही नहीं है क्योंकि ग्रेडियंट के बारे में आपको है ना बताया गया था 1/16 के बारे में कि क्या आप 1/16 का क्या था कि आप 1 मीटर नीचे जाना चाहते हैं तो आपको क्या है कि 16 मीटर चलना पड़ता है, ठीक है, 16 मीटर चलना पड़ेगा, 16 मीटर चलना पड़ रहा है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये क्या है, वर्टिकल, तब जाके आप 1 मीटर गए नीचे। तो अब ये वाला जो हम मिलाते हैं, ठीक है, ये हमारा होता है, ये इसे हम बोलते हैं, ये हमारा ग्रेडियंट होता है, ठीक है। तो ये 16 हुआ, ये 1 हुआ, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो समथिंग कितना आ जाएगा, रूट ओवर टू, कितना हो गया 256 इधर 17, ठीक है, तो 257 लगभग में आएगा, ठीक है, तो 16 से ज़्यादा ही हुआ, ठीक है, 16 से ज़्यादा ही हुआ। तो हम नियर अबाउट एक तो पकड़ते हैं, फिगर हम पकड़ते हैं कि 60 × 16 हम कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, तो हाँ 960 मीटर, ठीक है, 960 मीटर। तो 960 मीटर हमें चाहिए, ये कितना है 60 मीटर, और हमें कितना चाहिए, लेंथ कितना चाहिए, 960 मीटर का चाहिए, तो हमको जरूर यहाँ से घुमा फिरा के ऐसे स्पायरल करते करते लेके आना होगा इसको, ठीक है, स्पायरल करते करते जाएंगे। फिर यहाँ से रास्ता कहीं कहीं पर टर्निंग होगा, यहाँ से घूम के, एक सेकंड, रास्ता इसको घुमाते 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 ग्रेडियंट मेंटेन करवाते 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 हम नीचे तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो ग्रेडियंट मेंटेन कर रहे हैं, तो उसी तरह जब मेरा स्टीपर है, ठीक है, यहाँ पर भी क्या था, स्टीपर था, तो स्टीपर था 60 मीटर में ही हमको 960 मीटर का मेंटेन करना, तो स्टीपर था, हमें घुमा फिरा के रास्ता को लेके आना पड़ा। तो उसी तरह जब स्टीपर और है हमारा, तो हम क्या करेंगे उस केस में कि हम बॉक्स कट को बाहर की तरफ लाई करवाएंगे, उसको मिनरल बाउंड्री का बाहर ही लाई करवाएंगे, और वहां से रास्ता को मेंटेन कराते हुए लेके आएंगे, ठीक है, वहां से रास्ता को मेंटेन कराते हुए लेकर, तभी स्टीपर का जो होगा मतलब और जो हमारा स्टीपर है उसको हम लोग ले पाएंगे, समझ में आया। इसलिए हम उसको उसको क्या करते हैं कि मिनरल बाउंड्री के बाहर में लाई करवाते हैं एक्सटर्नल बॉक्स कट को, और
स्टीपर ओर के लिए वो मतलब कि सही होता है, ठीक है, स्टीपर ओर के लिए सही होता है, उसमें उसमें रास्ता का लंबाई ज़्यादा हमको बनाना पड़ता है, कॉस्टली हो जाता है, ठीक है, दूर से ही लेके आना पड़ता है, तो वो स्टीपर ओर के लिए सही है। बाकी नॉर्मल जनरल ओर के लिए जो होता है वो हम इंटरनल बॉक्स कट को यहाँ पे डिज़ाइन करके बनाते हैं, और इसके बारे में फुल आपके बारे में डिस्कशन की गई है इसके बारे में, ठीक है। ठीक है, फायरी सिम को हम शॉर्ट में समझते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ था नहीं फायरी सिम में। ठीक है, ये वाला सरफेस हो गया, ठीक है, सरफेस हो गया, तो इतना तो कंसेप्ट समझ में कल आ ही गया होगा कि हमने अंडरग्राउंड माइंस में सी में डेवलपमेंट किए थे हम लोग, ठीक है। डेवलपमेंट मीन्स ड्राइवेज ऑफ गैलरी, गैलरी का ड्राइवेज हो चुका था, तो उससे क्या हुआ, पिलर का फॉर्म हो गया। अब यही वाला जो सीम लाइक कर रहा है बिलो ग्राउंड माइंस में, उसे हम ओपन कास्ट के माध्यम से ऊपर से एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे, ठीक है। इसीलिए हम बोल रहे हैं इसे हम क्या बोलते हैं कि पिलर एक्सट्रैक्शन, डेवलप्ड पिलर एक्सट्रैक्शन बाय ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है। डेवलप्ड पिलर एक्सट्रैक्शन बाय ओपन कास्ट माइनिंग, क्योंकि पिलर बना हुआ है और ओपन कास्ट माइनिंग से इसे हम एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक डेप्थ में है, ठीक है, नियर अबाउट मान लिया 30-40 मीटर के डेप्थ में सी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत लोगों को डाउट ये भी था कि सर इसे हम अंडरग्राउंड से ही ले सकते थे, क्यों अंडरग्राउंड से नहीं ले रहे हैं। इसमें बहुत सारी कंडीशंस होगी, इसको इसे बंद ही किया गया इसीलिए क्योंकि इसमें आग वगैरह कुछ लगा होगा, ठीक है, आग लग गया होगा। और जिसमें आग लग जाता है उसको फिर से खोल के फिर से उसको काम में लेना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीओ का जनरेशन वगैरह रहता है, और कॉस्टली भी अफेयर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें नाइट्रोजन फ्लशिंग करना पड़ेगा हमें, ठीक है, नाइट्रोजन फ्लशिंग करना पड़ेगा, और इसका देखते रहना होगा, फिर सैम्पलिंग ले लेके कि क्या जनरेशन हो रहा है इसके अंदर में, सीओ बन रहा है, ग्राम रेशियो वगैरह से सब कुछ ही स्टॉपिंग आइसोलेशन स्टॉपिंग के हिसाब से, आइसोलेशन स्टॉपिंग के पास जाके हम सैंपल ले लेके उसके अंदर का एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी लेते रहेंगे कि क्या कंडीशन है अंदर का। उसके बाद उस हिसाब से नाइट्रोजन फ्लशिंग या बहुत सारी प्रिकॉशंस वगैरह, प्रोविजंस वगैरह जो कुछ भी दी गई है वो सबको फॉलो करना होगा, ठीक है। तो ये एक तो कॉस्टली अफेयर है। और अगर डेप्थ कम है, ठीक है, अगर सेलो डेप्थ में है, तो हम ओपन कास्ट माइनिंग से आराम से ले सकते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा डेप्थ का रहा तो फिर अलग बात है, ठीक है। तो फिर देखा जाएगा कि अगर हम ले सकते हैं उसको अंडरग्राउंड माइनिंग को अगर ले सकते हैं ओपन कास्ट माइन से भी, अगर ज़्यादा ज़्यादा डेप्थ, अगर मॉडरेट डेप्थ में है फिर भी, अगर ज़्यादा ही डेप्थ में कुछ है तो फिर हम उसे अंडरग्राउंड माइन से लेंगे, और इकोनॉमिक रेशियो देख लेंगे कि हमारा उसमें कितना प्रॉफिट बनता है, नहीं बनता है, क्या है, तभी उसे हम खोलेंगे, ठीक है। और बाकी एटमॉस्फेयर का रीडिंग आउट तो हम करते ही रहेंगे, क्या मतलब कि क्या कंडीशन है उसकी, ठीक है। तो बहुत सारी प्रोविजंस होती है, और प्रिकॉशंस होती है, और इकोनॉमिक फैक्टर भी होता है। तो वो उन सबको ध्यान में रखते हुए हम ओपन कास्ट या फिर अंडरग्राउंड को चूज करते हैं कि किस मेथड से इसे लिया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि ओपन कास्ट मेथड से लिया जा रहा है, ठीक है, ओपन कास्ट मेथड से लिया जा रहा है, ठीक है। तब इसके रिगार्डिंग क्या क्या किस तरीके से लेते हैं, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था जो कि पूरे कंसेप्ट को बताता है, ठीक है, पूरे कंसेप्ट को बताता है, क्वेश्चन है। हम्म, इससे हम सारे कंसेप्ट को समझेंगे। इसमें क्या बोल रहा है कि कमेंट रिगार्डिंग डेवलप्ड पिलर एक्सट्रैक्शन, ठीक है, कमेंट रिगार्डिंग डेवलप्ड पिलर एक्सट्रैक्शन बाय ओपन कास्ट माइनिंग, टीजीएमएस सर्कुलर है ये, ठीक है। इसमें पहला पहला पॉइंट है कि वाइल ड्रिलिंग ओबी, ठीक है, पार्टिंग ऑफ 3 मीटर शुड बी लेफ्ट ओवर द रूफ ऑफ अंडरग्राउंड गैलरी, ठीक है। तो जो रूफ ऑफ अंडरग्राउंड गैलरी रहेगा, जैसे ऊपर में यहाँ एलुवियम था, ठीक है, नीचे में फिर हमारा यहाँ सैंडस्टोन आया, 10 मीटर का पार्टिंग है, मान लिया 10 मीटर का एलुवियम है, फिर हमारा यहाँ कोल आ गया, ठीक है, 3 मीटर का, ये भी 3 मीटर का है, और ये भी 3 मीटर का, ये कितने मीटर का, ये 10 मीटर का, ठीक है। समझते जाइए। नेक्स्ट फिर क्या बोल रहा है, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा पार्टिंग था। फर्स्ट में क्या किया हम लोग, एलुवियल सॉइल को हटाएं, ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, सैंडस्टोन आ गया, ठीक है, ये हम मान लेते हैं सैंडस्टोन है, सेकंड वाला जो लेयर है वो सैंडस्टोन है, और थर्ड वाला हमारा कोल है, ठीक है, थर्ड वाला हमारा कोल है, ऊपर वाला मेरा टॉप सॉइल है एलुवियम, एलुवियम सॉइल है। तो ऊपर वाला हटाया, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या बोला, पार्टिंग ऑफ 3 मीटर शुड बी लेफ्ट। तो हम जब भी हम माइनिंग करेंगे यहाँ पे, तो कोयला को, भैया ये वाला कोयला है, जस्ट ऊपर इसका ओबी क्या है, सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन के ऊपर कितना का पार्टिंग छोड़ देना है, 3 मीटर का पार्टिंग छोड़ देना है, 3 मीटर का पार्टिंग छोड़ना है, डेट इज इसको फ्रैक्चर नहीं करना है, इसको ब्लास्टिंग नहीं करना है।
मतलब 10 मीटर का सैंडस्टोन है, उसमें हम कितना का होल हम मार सकते हैं, 7 मीटर का ही होल हम मार सकते हैं। ठीक है, अगर मेरा सैंडस्टोन का लेयर है, अगर मान लिया 8 मीटर का है, तो कितना का होल हम वहाँ पर हम मारेंगे, 3 मीटर का पार्टिंग छोड़ दिए, 5 मीटर से ज़्यादा होल नहीं मार सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट किया, पार्टिंग हमेशा यहाँ 3 मीटर का छूटना चाहिए कोयला के ऊपर। ठीक है, 3 मीटर का पार्टिंग ऑलवेज वहाँ छूटना चाहिए कोयला के ऊपर। क्या रीज़न है इसका, रीज़न इसका यही है कि जो हमारा कोयला है वो डेवलप्ड किया हुआ कोयला है। ठीक है, पिलर है गैलरी है, पिलर है गैलरी है, तो कहाँ पर गैलरी है कहाँ पर पिलर है, इसका सही से आइडेंटिफिकेशन होना मुश्किल है। ठीक है, तो जब हम ये वाला 3 मीटर को हटा लेंगे, फिर जो 10 मीटर का बचा हुआ था, 3 मीटर तो हम छोड़ ही दिए, तो 7 मीटर बचा यहाँ पे, तो इस 7 मीटर को भी हटा लेंगे। ठीक है, 7 मीटर को भी जब हम इसको हटा लिए, तो हमारा अब क्या बच गया यहाँ पे, तो हमारा बच गया यहाँ पे ये 3 मीटर पार्टिंग का सैंडस्टोन बच गया, और यहाँ कोयला बच गया, नीचे में कोयला बच गया। ठीक है, 3 मीटर का पार्टिंग पूरे में ही रहेगा, ये 3 मीटर का पार्टिंग आपको दे रही है, ये आपका हो गया, समझिए फ्रंट व्यू हो गया। टॉप व्यू अगर कैसा होगा इसका, टॉप व्यू इसका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, टॉप व्यू देखिए इसका। हाँ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ पार्टिंग छोड़ी जाएगी वहां पे, ताकि वो अंदर धंस ना जाए। ठीक है, सुनिए, तो फिर क्या हुआ कि 3 मीटर का पार्टिंग हमने यहाँ सैंडस्टोन का छोड़ दिया। ठीक है, सैंडस्टोन का जो पार्टिंग छोड़ा उसे हम ब्लास्टिंग नहीं करेंगे, वो कॉम्पैक्टेड रहेगी 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर का पार्टिंग सैंडस्टोन का भी, 3 मीटर का हमारा कोल भी। एक सेकंड, जब 3 मीटर दोनों ही 3 मीटर है तो इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं। ठीक ठीक है, सैंडस्टोन ये वाला हो गया हमारा कोल, 3 मीटर का पार्टिंग हम छोड़ दिए। ये हमारा तो फ्रंट हो गया था। ठीक है, और ये वाला देखिए, ये वाला हो गया हमारा टॉप भी हो गया। ठीक है, तो इसमें हम क्या 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 हम करते हैं, बैकहो को लगाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ हम बैकहो को लगा, यहाँ से ये कौन सा, मतलब कि ये सैंडस्टोन वाला मतलब लेयर है। ठीक है, सैंडस्टोन का लेयर है ये, पूरा ही फैला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सैंडस्टोन का लेयर है, ऊपर वाला जो है सैंडस्टोन, नीचे वाला कोल एक्सपोज होता जा रहा है। ठीक है, तो कोल जब एक्सपोज हो गया तो वहाँ पर भी कोई ना कोई सोबल है, यहाँ पर भी सोबल लगा के रखे हैं, यहाँ भी हम सोबल लगा के रखे हैं, बैकहो सोबल ये यहाँ से कोल कटिंग कर रहा है, और डंपर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर रैम बना हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर रैम बना हुआ होगा, डंपर यहाँ से आ रहा है, साइड साइड में लोड यहाँ पर, दोनों साइड में, या फिर साइड लोडिंग यहाँ से कर रहा है, उठा उठा के। फ्रंट यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉसिबल कौन सा है, साइड, मतलब साइड लोडिंग या फिर बैक लोडिंग। ठीक है, दो लोडिंग पॉसिबल है, साइड लोडिंग या फिर बैक लोडिंग। ये वाला साइड हो गया, ये वाला बैक हो गया, 80 डिग्री 180 डिग्री घूम के दिया तो बैक लोडिंग, 90 डिग्री घूम के दिया तो साइड लोडिंग। ठीक है, तो उसी तरह सेम ओबी का भी जो जो है ना रिमूवल हो रहा है, वो भी हमारा हो रहा है किसे, ओबी का रिमूवल हमारा हो रहा है यहाँ पर डंपर से हो रहा है, यहाँ भी साइड लोडिंग और बैक लोडिंग चल रहा है। ठीक है, ये वाला बेंच पर, और ये जो हम यहाँ पर दिखा दिए हैं, ये वाला कोयला का, ये इसी बेंच पे रहेगा, ये कोयला का ही बेंच पे रहेगा, उसका बेंच पर नहीं जाएगा। ये कोयला का बेंच पे रखिए, मान लीजिए यहाँ ये वाला बेंच पे रहेगा। ठीक है, तो बैकहो जो है, ये वाला मशीन जो एक्सकावेटर है, ये वाला कोल है, ये वाला सैंडस्टोन है, आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो 3 मीटर का पार्टिंग छोड़ दिए, तो उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि 3 मीटर का पार्टिंग छोड़ के धीरे धीरे से हटाएं, उसके बाद फिर कोयला एक्सपोज हो गया, तो कोयला एक्सपोज वाला बेंच पर ये वाला आ गया मशीन। ठीक है, तो जब कोयला एक्सपोज हो गया, तो कोयला एक्सपोज होने के बाद क्या होता है कि हमें दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, हमें दिखना क्या शुरू हो जाता है कि पिलर कहाँ पे है और गैलरी कहाँ पे है। किस तरह से दिखना शुरू होता है, ये इस तरह का रहता है। ठीक है, कैसा कैसा हमको दिखेगा हम बताते हैं, पूरा वाइड एरिया का दिखाते हैं थोड़ा सा। ये देखिए ऐसा रहता है, ये मान लीजिए यहाँ से पिलर है। ठीक है, यहाँ बीच का गैलरी रहेगा, ये पिलर ये गैलरी। पहले इस पर आप समझते जाइए, उसके बाद फिर डाउट होगा क्लियर करें। ठीक है, ठीक है, इतना में समझते हैं। इसमें क्या होता है यहाँ पे, यहाँ पर जैसे कि सैंडस्टोन है तो यहाँ के भर जाएगा बीच में। ठीक है, यहाँ पर भर जाएगा सैंडस्टोन है, तो हमें अच्छा से पता चल जाता है, लेकिन जब सेल होता है तो उतना अच्छा से पता नहीं चलता कौन कोयला है कौन क्या है, तो यहाँ पर आके पूरा में ही सैंडस्टोन भर जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 मीटर का जो पार्टिंग छोड़े थे उसको भी तो फ्रैक्चर कर दिया था, फ्रैक्चर कर दिया तो ये जाके गैलरी में घुस जाता है। ठीक है, ये गैलरी में इस तरह करके घुस जाएगा। तो फिर क्या होगा, ऊपर में जब हम यहाँ से बैकहो को काट रहे हैं, मतलब कि बैकहो से कटवा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या रहेगा, पिलर को काट देगा, उसके बाद
गैलरी को छोड़ देगा, पिलर को काट लेगा, गैलरी को छोड़ देगा। तो यहाँ पर पाइल्स, जगह जगह पे पाइल्स पाइल्स बन जाएगा यहाँ, ठीक है, हीप पाइल बन जाएगा, फिर उसको उठा लिया जाएगा। ठीक है, तो कोयला का जब हम बेंच पर आ जाता है तो हमें दिखना शुरू हो जाता है, हाँ यहाँ गैलरी, यहाँ ये है। लेकिन जब तक कोयला का बेंच में नहीं आया, जब तक हम लोग क्या है कि सैंडस्टोन के ऊपर है या फिर सेल का ऊपर है, ठीक है, यहाँ तो हमने सैंडस्टोन लिया था तो सैंडस्टोन बोलते हैं, सैंडस्टोन के ऊपर है, तब तक हमें पता नहीं चलता। इसीलिए क्या होता है कि 10 मीटर का अगर पार्टिंग है सैंडस्टोन का नीचे कोयला का, तो 10 मीटर नहीं करके पूरा ब्लास्टिंग हम लोग क्या करते हैं कि 7 मीटर तक का ही करेंगे ब्लास्टिंग, और 3 मीटर पार्टिंग हम छोड़ देंगे, सेफ पार्टिंग छोड़ देंगे। उसके बाद धीरे धीरे उसको हम, जब हम ब्लास्टिंग करेंगे उसके बाद देख, वो हमें पता कहाँ से चलेगी, टोटल में ही छोड़ा जाएगा। जब उसके बाद, जब उसमें 3 मीटर का ब्लास्टिंग हो जाएगा, जब बैकहो उसमें आके जब वो इजेक्ट आउट करेगा, तब हमें पता चलते जाएगा कि हाँ ये गैलरी है, ये वाला पिलर है। उसके बाद वहाँ एक्सपोज भी हो जाएगा कोयला, तो उसके बाद कोयला का बेंच में भी लगा देंगे हम बैकहो को, ठीक है। तो 3 मीटर का जब पार्टिंग बचेगा ना, तो उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर हम मशीन को लगा देंगे, ठीक है। वो धीरे धीरे वो क्या करेगा कि जो पत्थर है, सैंडस्टोन का जो पत्थर है उसको उठाते जाएगा, सैंडस्टोन का जो ओबी है उसको उठाते जाएगा, तो उठाते जाएगा तो उसके बाद कोल एक्सपोज हो जाएगा। कोल एक्सपोज हो जाएगा तो वहां पर फिर जाके हम डिप्लॉय कर देंगे, नया सोबल को डिप्लॉय कर देंगे कोयला में। फिर कोयला भी धीरे धीरे बढ़ते रहेगा और मेरा यहाँ से ओबी भी रिमूव होते रहेगा। लेकिन अगर मानिए कि आप 10 मीटर का 10 मीटर ही फ्रैक्चर कर देते हैं, ठीक है, 10 मीटर का टोटल 10 मीटर ही फ्रैक्चर कर देते हैं आप होल बना के, तो उस समय आपका मशीन खड़ा नहीं रह पाता। ये जो आपका 3 मीटर में जो जो आपका सोवेल बैकहो सोवेल खड़ा होकर इजेक्ट आउट कर ले रहा है ओबी को, ठीक है, देख देखे कि हाँ यहाँ पे, यहाँ पर मतलब कि वो इजेक्ट आउट कर रहा है, उसका पता चल जा रहा है हाँ इसके नीचे गैलरी है, इसके नीचे ये है, वो आराम से कर ले रहा है क्योंकि क्रॉलर माउंटेड मशीन रहता है, ठीक है, वो क्रॉलर माउंटेड मशीन रहता है, तो वो गिरता वगैरह नहीं है, तो उसे पता वहाँ चल जाता है, तो फिर वो आराम से धीरे धीरे पीछे की तरफ जाते रहता है। और जब कोयला का जो बेंच है वो भी एक्सपोज रहता है, और कोयला में भी सोवेल हमारा चल रहा होता है, ठीक है। लेकिन आप अगर 10 का 10 मीटर फ्रैक्चर आउट कर देते हैं तो ये कंडीशन आप नहीं पा पाते। अब क्या होता है कि आप गैलरी में सेटल मतलब कि घुस जाते हैं। लेकिन ये 3 मीटर का जो पार्टिंग बच जाता है तो बाद में अच्छे तरीके से देख देख के हम लोग काम कर लेते हैं, ठीक है। इसका लेवल 1 चल रहा है अभी, ठीक है, इसका लेवल 2 भी आएगा, उस समय उसका न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ रहेगा। अभी हम सोचे थे इसको क्रैश कोर्स की तरह लॉन्च करना सोचा था, लेकिन हम देखें कि स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ना चाह रहे हैं, यहाँ पर कंसेप्ट लेना यहाँ पर चाह रहे हैं, तो फिर फाउंडेशन की तरह इसको लॉन्च करना शुरू कर दिए इसको। अब ये आपको यूट्यूब में जब मिलेगी भी तो फाउंडेशन के तरीके से ही मिलेगी। उसके बाद फिर इसका जब लेवल 2 आएगा, जब पूरा ही चल जाएगा, पूरा ओपन कास्ट वर्किंग मशीनरी ब्लास्टिंग खत्म हो जाएगा, फिर अंडरग्राउंड मशीनरी वर्किंग ब्लास्टिंग सपोर्ट, और उसके बाद वेंटिलेशन आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर सबका लेवल 2 आएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया।